Hey, welcome back to my channel Physics Tutorials with BK, where you will learn with fun. Okay, this is my first tutorial on the class 12th series, and this series will be going to cover all the chapters in the class 12th. And the first chapter, as we all know, is the electrostatics unit. So in this, the first chapter will be the electric charge. And before starting, I will suggest you, and I would have a genuine request amongst you that if you like my videos, then please like and share the videos, because it will encourage me and help me to boost my confidence, giving more videos to you. And I will be giving much of efforts so that you can learn easily with the easy and memorable concepts. So my way of teaching 12th classes is that I will cover basic concepts first, and after covering the basic concepts, I will give you the examples, the numerical problems, and then some high order thinking skills. So in this way you will be covering all the मुश्किल, मतलब जितने भी मुश्किल पार्ट है आपको सारे कवर आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होंगे. ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है. और ये वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज. सो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे होता है, कैसे आता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, और कैसे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं हम, और किस तरह से इंटरेक्शन होती है एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी. ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसका बहुत सा सिंपल आंसर है. ठीक है, तो बहुत ही आसान है चार्जेस का सिस्टम और चार्जेस कैसे वर्क करते हैं. तो इसको समझने के लिए हम देखिए जानते हैं कि सबसे पहले चार्ज क्रिएट कैसे होता है. ठीक है, तो उस फिलॉसफी को जानते हैं कि चार्ज क्रिएट कैसे होता है. कोई भी दो बॉडीज हैं, ठीक है, लेट्स से भी ए एंड बी. अब इस ए एंड बी बॉडी को जब हम रब करते हैं तो होता क्या है इस फिनोमिनन में कुछ चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला जाता है. नाउ यहाँ पर जो मूविंग चार्ज होता है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं. तो इसमें क्या हो रहा है कि जहां पर ट्रांसफर हो गए वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जहां से निकले हैं वो पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पर ये बॉडी बी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गए हैं हमारे, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, और ये बॉडी ए जिससे कि थ्रू इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो पॉजिटिव हो गई. ठीक है, इसको मैं इस बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको. तो इस तरह से समझिए कि ये हमारी बॉडी ए है. ठीक है, और ये हमारी बॉडी क्या है, बी है. इन दोनों को रबिंग करी हमने, क्या करी, रबिंग करी. तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे इसमें वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गए. ठीक है, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए, तो इसको सिंबलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ. तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो ये वाला बॉडी क्या हो गई, बी बॉडी हमारी, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई. ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो गया, हमारी फर्स्ट बॉडी ए में नेगेटिवली चार्ज कम हो गया, तो ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई. ये बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी बी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई. तो समझ में आया कि चार्ज क्रिएट कैसे होता है. ये एक चार्ज का ट्रांसफर है. ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बॉडी ए टू बॉडी बी. ना बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में जिसमें कि आपको बताया गया है कि प्लास्टिक रोड होती है, ग्लास रोड होती है, सिल्क होता है, फर होता है, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं. और वहाँ पे एक गोल्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है जो कि आप मतलब बना सकते हो, वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. ठीक है, कि किस तरह से आपको वो एक्सपेरिमेंट करके समझ में आता है. बट यहाँ पर हमें यह फिनोमिनन समझना है और आगे बढ़ना है. तो समझ में आया कि किस तरह से चार्ज ट्रांसफर होगा. नाउ दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करे हैं. ठीक है, फर्स्ट वन जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड वन जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो दो टाइप्स के चार्जेस पढ़े आपने, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. तो इसमें क्या कैसे आए. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में सिंपली बात पॉजिटिव होगा. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव होगा. ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन से आया. तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसमें हमने प्रोटॉन्स डाल दिए. नहीं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब वो बॉडी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिव इसलिए है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हुई है, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हुई है। समझ में आया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब क्या है कि एक एग्जांपल दूं तो आपका ये प्लास्टिक का ग्लास रोड है, ठीक है, और इसको आपने एक सिल्क थ्रेड है यहाँ पे, इसे रब किया। तो जनरली हमें कन्वेंशनली क्या बताया जाता है, ये कन्वेंशन है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, किसका ट्रांसफर होएगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होएगा, प्रोटॉन्स का नहीं होएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क थ्रेड। नाउ कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क थ्रेड। तो ग्लास रोड क्या बन गया, बॉडी, ग्लास रोड बॉडी बन गई पॉजिटिव, और सिल्क थ्रेड बॉडी क्या बन गई, नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है कि हम यही चार्ज बॉडीज हैं, ये हमारा क्या है, ग्लास रोड है, और ये हमारा एक सिल्क का थ्रेड है, पतला सा सिल्क का थ्रेड है, ठीक है। ये अबे रब कर दिया हमने, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, टोटल पॉजिटिव, और ये क्या आ गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अभी इनको वापस क्या कर दिया हमने, इनको वापस हमने टच कर दिया, कांटेक्ट में ले आए। जब हम कांटेक्ट में ले आए वही चार्ज बॉडी को जो हमने रब करके बनाई, उन्हीं को जब हम कांटेक्ट में लाए तो अब क्या होगा, हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर चार्ज जीरो हो जाएगा, नेट चार्ज जो जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये बॉडी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टर्म्स में ये बॉडी अगर एक हो गई तो इसका मतलब कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ चार्जेस होगा, ठीक है, बैलेंस होएगा चार्जेस का, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा हैं, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नील, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नेट चार्ज हमारा। तो ये दोनों जो हैं अब अपने आप को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही रिपेल करेंगे ना ही अट्रैक्ट करेंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, ठीक है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो वो न्यूट्रल बॉडी में हमने कुछ, उस न्यूट्रल बॉडी में हमने कुछ नेगेटिवली चार्ज डाला, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज अगर बॉडी है, ठीक है, तो उसमें वो एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस है। देखो ये हमारी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी कैसे बनी, जब न्यूट्रल बॉडी में हमने नेगेटिव चार्ज एक्सेस में देखा, ठीक है, एक्सेस में आ गया उसमें। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसे बनी, जब न्यूट्रल बॉडी को हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव बढ़ गया उसमें, तो पॉजिटिव चार्ज बन गई वो बॉडी। तो समझ में आया आपको कंसेप्ट कि कैसे दो तरह के चार्जेस होते हैं और किस तरह से ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि नेगेटिव चार्ज है, और वो ट्रांसफर होने से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाती है, और इस तरह से ये फिनोमिना होता है, ठीक है। इसके ऊपर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेगा वो। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए हर चीज की यूनिट होती है, तो हमारी जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी कोई ऐसा यूनिट भी तो होएगी ना। तो क्या होती है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलम, ठीक है। इसकी स्पेलिंग देख लेना, सही नहीं है शायद, COULOMB, ठीक है, सही है। तो कूलम की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है मैंने यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि कूलम जो है बहुत बड़ी यूनिट होती है। अरे कैसे बड़ी यूनिट होती है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है, कि जैसे हम इसको यूज करेंगे तो माइक्रो कूलम में यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कूलम बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ये
अगर पूरा नहीं तो आधा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 4 या 5 प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, आप लिख सकते हैं, एक नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है। जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज एक नोटबुक बना लीजिए, ताकि आपको जो भी कंसेप्ट बता रहा हूं आप उसमें लिख के लास्ट टाइम में रिवीजन कर सके, ठीक है। वो रिवीजन बहुत ही काम आएगी आपके एग्जाम में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक बार चार्ज क्रिएट हो जाता है एक बॉडी में, तो मान लीजिए इसमें चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, किसी तरह भी आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें ही रहेगा जब तक कि ये नेगेटिव चार्ज शेयर नहीं होगा किसी और बॉडी के साथ, ठीक है, तब तक ये कहीं नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए अगर शेयर भी होता है, अगर वो सिनेरियो देखते हैं हम, शेयर हो गया इस बॉडी के साथ, तो शेयर होने के बाद भी तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला गया, मतलब चार्ज इसमें चला गया, कहीं वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ ना, चार्ज डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ ना। तो वही बताता है कि कंजर्व रहता है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता। समझ में आया? ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज समझते जाइए और करते जाइए, ठीक है। तो क्या होता है, एक सिस्टम है हमारे पास, होल सिस्टम है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर मैं दिखाऊं आपको तो कई सारे चार्जेस अगर स्मॉल है, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5, दिस इज अ सिस्टम ऑफ 5 चार्ज बॉडीज या सिस्टम ऑफ 5 चार्ज पार्टिकल्स हम ले सकते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल्स जो हैं 5 हैं नंबर में कितने हैं, 5। तो हम अगर ये पूछें कि इस पूरे ब्लॉक का कितना चार्ज है, ठीक है, तो लेट एज्यूम इट टू बी कैपिटल Q। इस पूरे ब्लॉक का टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। तो हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, हम कहेंगे ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ड्यू टू द characteristic of the additive property of charge, the total charge of this block Q will be the algebraic sum of Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. It doesn't matter whether the charges have positive or negative, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों ही तरह के चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमारा टोटल चार्ज होगा इस ब्लॉक का, ठीक है। ये ब्लॉक जो है इसका टोटल चार्ज क्या है, इसका टोटल चार्ज Q है, वो किसके इक्वल है, इनका एल्जेब्रिक सम। तो ये प्रॉपर्टी जो है सेकंड है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे इसकी, चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी जो है कि हम इसको क्वांटिटी में बता सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब कुछ चार्ज है, फॉर एग्जांपल 5 माइक्रोकूलम चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऐसा यूनिट जो चार्ज की होती है वो कूलम होती है। तो एक बॉडी है, बॉडी A, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम है। तो हम उस चार्ज को क्वांटाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक्चुअल में छोटी छोटी चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी चार्ज बॉडीज और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वही तो चार्ज क्रिएट कर रही है ना। चार्ज कहाँ से आ रहा है किसी बॉडी में, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है और प्रोटॉन्स है जो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम जो है इसको हम क्वांटाइज कर सकते हैं इन दिस फॉर्मूला लाइक दिस, ठीक है। इसको हमने क्वांटाइज करा लाइक दिस कि चार्ज Q जो है इक्वल्स टू NE, जहां पर ये तो टोटल चार्ज हो गया ना। तो ये N क्या है और E क्या है, E हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, क्योंकि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन मैग्नीट्यूड में इक्वल है प्रोटॉन, ठीक है, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, अरे बाप रे, -19 कूलम,
यस यू हर्ड राइट, -19 कूलम एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल देखते हैं तो वो माइनस आगे लग जाता है, ठीक है, और जब प्रोटॉन का चार्ज देखते हैं तो उस पर प्लस होता है, प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्वांटाइज कर दिया इस टोटल चार्ज को जो 5 कूलम था। अब इसमें क्या है, चलो इसको एज एन एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 माइक्रो कूलम है, ठीक है। हमें नंबर नहीं पता इलेक्ट्रॉन्स का, हमें निकालना क्या है, नंबर ही निकालना है। बट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी बताया मैंने आपको इतना है, तो हमने यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रख दिया। हमें बताना है 5 माइक्रो कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n लाएंगे, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। माइक्रो को लिख सकते हैं 10⁻⁻6। नाउ हमने 1.6 को इधर ले गए ना, तो कूलम से कूलम तो कैंसिल हो गया, नंबर डाला ना, नंबर लाने के लिए जो यूनिट्स को कैंसिल करना पड़ेगा। अब 5/1.6, ठीक है, तो इनटू में 10⁻⁻ भी तो निकालनी है, -6 + 19, तो 19 में से 6 गए 13 आ गया, तो 10⁻⁻ तो 13 आ गई भैया। लेकिन यहाँ पर क्या आया, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम करें तो इस पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है, इस डेसिमल को ऊपर लेके गए तो ये 50/16 हो गया, ठीक है। नाउ हमें पता है कि 16 3 जा 48 होता है, ठीक है, जो 2 बच गया वो 20 बन गया जब हमने डेसिमल यहाँ लगाया, ठीक है। 16 1 जा 16 होता है, फिर अगेन 40 बन गया ये, तो 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3.12 इंटू 10⁻13, यानी कि 5 माइक्रो कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 5 माइक्रो कूलम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, हमारे करीबन आ गए, अप्रोक्स लगा लो 3.12 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ये 5 माइक्रो कूलम नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल सकते, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। समझ में आई बात, हमारे पास ये बस नंबर आया है 3.12 इंटू 10⁻13। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो वो प्रोटॉन्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। बस आपको ये क्वांटाइजेशन समझाना था। ये तो 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होगी, लेकिन इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे कि चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द मोशन, मान लीजिए इस मार्कर पे बहुत सारा चार्ज है और ये बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कि मैंने इसको फेंक दिया, ठीक है, और ये मोशन में आ गया, तो इसका चार्ज इफेक्ट नहीं होगा वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी से इसका चार्ज इफेक्ट नहीं होगा। ये कैसे भी मोशन में जाए, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, इसकी जो मोशन होगा वो इसके चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहीं से हमारा डी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज कर ली, चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ बॉडी, चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ बॉडी। तो ये हमारी 4th प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है, आप लिख लीजिए, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड द सिमिलर चार्जेस ऑलवेज, ठीक बोल दिया ना मैंने, लाइक चार्जेस जो होती है ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारी 5th प्रॉपर्टी होगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो हम कूलम्स लॉ पे आ गए हैं। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, जो कि कूलम्स ने दिया था, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अपने डायरीज में, कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द force of attraction or repulsion between the 2 charged particles is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. यानी कि r is the distance between the charges q1 and q2 say, and the charges are q1 and q2. So the force actually between these 2 particles is directly proportional to the product of their charges, means q1 into q2, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस r के स्क्वायर से।
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर के इनवर्सली रिलेटेड है। यानी कि ये लॉ स्टेट करता है कि लेट हमारा कूलम्स लॉ एफ है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है Q1 से, ठीक है, एंड Q2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही फोर्स F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे की, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से, ठीक है। वेयर F तो हो गया ये कूलम फोर्स, ठीक है, F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एंड Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट चार्ज, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल 1 पे है, वो फर्स्ट चार्ज हो गया। Q2 जो है वो हो गया हमारा सेकंड चार्ज। अब ये तो हो गया, अब R क्या है, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस, ठीक लिख रहा हूं ना, बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल के दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा R हो गया, ठीक है। अब इसको मैं पिक्चर के थ्रू अगर समझाऊं तो ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ठीक है, और ये एक लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है इन दोनों को, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा R है, क्या। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन दोनों के बीच में जो इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन दिखा रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 और Q2, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस जो है उनके स्क्वायर के डायरेक्टली, उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है वो इक्वल्स में चेंज करेंगे, ठीक है, एक कांस्टेंट ले आएंगे के अपने आप से, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट है इनका, तो Q1 Q2 हो जाएगा और नीचे R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट is the permittivity of free space। एक फॉर्मूला है कि E इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये याद कर लेना फॉर्मूला। यहाँ पर ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, कोई भी मीडियम ले लीजिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर E है, ठीक है, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। नाउ आप सोचेंगे ये के और ये के जो है वो सेम होगा, नहीं, जो ये के है, ठीक है, वो हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो के है हमारा, ठीक है, ये जो के है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ मीडियम टू मीडियम, हर एक मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है। जैसे कि वाटर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ये के होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 81 होती है, कितनी होती है, 81। तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द मीडियम, समझ में आई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो होती है परमिटिविटी इन द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, ठीक है, let it be EM, तो परमिटिविटी इन द मीडियम और परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। समझ में आया कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला दिया कूलम्स ने, कूलम्स लॉ कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मैं ये आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है, और अगर समझ में आया तो थम्स अप जरूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नाउ मैंने अभी जो बताया फ्री स्पेस वाला, तो हम बताएंगे कि फ्री स्पेस जब भी होता है तो जो ये के आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। फॉर फ्री स्पेस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज 1। तो उस केस में F क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर
यहाँ पर क्या आना चाहिए वैसे, EM आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर EM क्या हो गया, EM जो हो गया वो हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू के, बट यहाँ पर K तो 1 हो गया ना, तो EM किसके बराबर हो गया, E नॉट के बराबर हो गया, तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फ्री स्पेस में इस तरह का हमारा फॉर्मूला हो जाता है फोर्स का। नाउ हम अब करेंगे डेफिनेशन ऑफ कूलम, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम, ठीक है। एक चार्ज की यूनिट कूलम को डिफाइन किस तरह से करें, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कूलम बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो जैसे कि हम उसको डिफाइन करेंगे, तो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरीज में, अपनी नोटबुक्स में, या फिर जो भी नोटपैड आप अपने पास यूज कर रहे हैं इसको राइट डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम इज द चार्ज, लिख ले रहा हूं यहाँ पर मैं, ठीक है, कितना बड़ा चार्ज होता है, किस तरह से डिफाइन करते हैं इसको। Which when placed 1 coulomb is a charge which when placed at a distance of 1 meter कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, कि 1 मीटर पे रख लिया, फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इन वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम में हमने 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलम चार्ज, ठीक है, रखा, और उसके 1 ही मीटर के बाद हमने एक और 1 कूलम चार्ज रखना है। दोनों ही चार्ज का क्वांटिटी कितनी है, 1 कूलम, दोनों ही चार्ज की क्वांटिटी 1 कूलम है, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जब सिचुएशन हुई तो वो कह रहे हैं कि वो रिपेल कर देंगे विद अ फोर्स ऑफ, कि वो रिपेल कर देंगे विद अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अरे बाबा, इतना ज्यादा फोर्स, तो आप देख रहे हो किस तरह से 1 कूलम चार्ज था और हमारा फोर्स कितना ज्यादा हो गया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि 1 कूलम चार्ज जो है कितना ज्यादा फोर्स क्रिएट कर सकता है, अगर 1 कूलम चार्ज अगर इंटरेक्ट करते हैं, तो इतना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है अट्रैक्शन की कि वो इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ला सकता है। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको मजा आएगा, ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म। तो देखिए मैक्सवेल ने क्या करा कि दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लिया और मैग्नेटिज्म को लिया, दोनों को कंबाइन करके अपनी थ्योरी दे दी, ठीक है, और उसने 4 लॉज बना दिए, 4 लॉज बना दिए मैक्सवेल के। आगे पढ़ोगे आप, मैक्सवेल 4 लॉज, ठीक है। किसके 4 लॉज? ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये अलग ही फील्ड बना दी इसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म ये कभी अलग ही नहीं थे, ठीक है, ये दोनों कंबाइंड है, इसकी स्टडी कंबाइन की जानी चाहिए, ठीक है। और ये जो आपकी स्टडी है वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैक्सवेल ने 4 लॉज दिए थे, आगे करेंगे, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे फोकस करते हैं। तो इसने क्या करा वैसे कि जैसे न्यूटन्स के लॉज थे ना, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन थे, और 1 लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, हो गए ना टोटल 4, ठीक है। और बना दी ना क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। इसी तरह से इसने 4 लॉ दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दे दिया। तो बहुत ही मतलब कि रिसर्च करी थी इन साइंटिस्ट ने, तो हम इनके आभारी हैं कि इतनी ज़्यादा रिसर्च करी, उसी के बदौलत हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, आज की टेक्नोलॉजी, कि छोटे से पॉकेट साइज इक्विपमेंट जिसको हम मोबाइल कहते हैं, उसमें सारी दुनिया की खबरें ले सकते हैं। तो देखो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स के कमाल ही है कि हमारे पास टच डिस्प्ले है, ठीक है, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से काम करते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक ट्रांसमीटर होता है, इसके सिमिलर लगता है, लेकिन ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। तो एंटीने होते हैं, एंटीना वो होता है रिसीव करता है उस सिग्नल्स को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशंस के अंदर
तो कम्युनिकेशन अगर पॉसिबल हो पाई है हमारी, वो वन पार्ट ऑफ प्लेस टू अनदर पार्ट ऑफ प्लेस इन द वर्ल्ड, वो पॉसिबल इसलिए हो पाई है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे प्रूफ हमारे पास आए, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो दिल लगा के पढ़िए, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास टाइम की, ठीक है, टाइम बहुत है, लेकिन आपको लग के बैठना होगा, एक प्लेस पे आपको पढ़ने के लिए बैठना होगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस कम से कम रखिए अपने लिविंग स्पेस में, ठीक है, अपने पर्सनल स्पेस में, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस आती है तो आप पढ़ नहीं पाओगे। चलो इस बात को छोड़ते हैं, नेक्स्ट कूलम की डेफिनेशन आपको आ गई शायद। तो 1 कूलम इज दैट मच चार्ज इफ प्लेस्ड इन अ वैक्यूम at a distance of 1 meter from the similar charge, then they will repel each other with a force equal to 9 into 10 to power 9 Newton. Okay, so आगे करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने सारा नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि नोट डाउन नहीं किया तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, फिर आप फेस करोगे प्रॉब्लम्स। तो हम धीरे धीरे हम चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि एक क्लास जो होगी आपकी पूरे कंटेंट्स और कंसेप्ट्स के ऊपर होएगी, कंटेंट्स एंड कंसेप्ट, ठीक है, दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी क्लास होएगी। दूसरी क्लास जो होगी नेक्स्ट क्लास इसकी, वो आपकी क्वेश्चंस के ऊपर, टोटली क्वेश्चन बेस्ड होएगी, ठीक है। इसमें हम अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है, और अपनी नॉलेज इंक्रीज करेंगे। समझ में आया, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है ना वो दिमाग में बैठ जाए। चलिए तो हम करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत आसान है। तो क्या होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? देखिए वेक्टर फॉर एग्जांपल एक आर वेक्टर है, तो उस आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड आर, ठीक है, और उसका यूनिट वेक्टर आर। नाउ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, याद रखना, जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तभी उसको यूनिट कह रहे हैं। और उसका जो मतलब क्या बता रहा है, वो एक्चुअल में डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, और ये उसका मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने आर वेक्टर को ना खोल के रख दिया यहाँ पे। व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव एक्सपेंडेड द आर वेक्टर इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इट इज द product of r magnitude and the unit vector r. Simple. Okay, you can easily frame the sentences if you have the ability, if you have some will in your mind. Okay, so you can easily convert Hindi into English no matter whatever the sentences are here. Okay, so कूलम लॉ क्या कहता है कि ये नहीं है कूलम लॉ, ठीक है, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा था कि वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो कूलम लॉ हमने पढ़ लिया। कूलम लॉ क्या कहता है कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्री स्पेस है हमारा, Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल हैं, तो उनका प्रोडक्ट कर लीजिए। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो उसको स्क्वायर करके नीचे रख लीजिए। ये हमारा आ गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आना है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमने क्या करना है? वेक्टर लाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम बताएंगे एग्जाम्पल, एक पिक्चर डायग्राम से बताएंगे आपको Q1 एंड Q2। देखो इस पिक्चर डायग्राम में आप देखें तो इस लाइन को ज्वाइन करते हैं हम, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पोजीशन वेक्टर दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे? चलो दिखा देता हूँ। देखो Q1 से लेकर Q2 अगर हम देखें डायरेक्शन, तो हम उसको क्या कहेंगे? R21, ठीक है, क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर है वो 2 के अकॉर्डिंग है। ये पोजीशन वेक्टर सेकंड चार्ज का है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ये R21 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक R12, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है, इसलिए मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पोजीशन वेक्टर समझ लिया आपने। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 इज R21, मतलब चार्ज देखो 2 है ना, किसके रिस्पेक्ट में है? 1 के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में है उसको बाद में लिखो, और जिसका है उसको पहले। ये पहला 2 आ रहा है ना इसके पहले, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड चार्ज पार्टिकल का है ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि भैया ये दो चार्ज पार्टिकल्स तो हैं, बट ये दो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो तो फोर्स लग रहे हैं ना, वो फोर्सेस के डायरेक्शन अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। क्यों भाई? अलग अलग कैसे हो गए?
मान लेते हैं दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है। अब दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है तो ये तो पता है हमें कि दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि जो Q1 है वो फोर्स किस पे लगा रहा है, Q2 पे लगा रहा है, ठीक है, उसको दूर फोर्स लगा रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है, ठीक है, पुश नहीं कर रहा, पुल कर रहा है, तो वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यानी कि पोजीशन वेक्टर कौन सा आएगा, R21 आएगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हम वो फोर्स जो कंसीडर कर रहे हैं वो 21 कर रहे हैं, ठीक है, तो दो टाइप के फोर्स समझ में आ गए होंगे, एक तो F12 फोर्स और एक रहा F21 फोर्स। दो तरह के फोर्स आ गए आपके पास। तो F21 फोर्स जो आपका आया वो किसके इक्वल होगा, ये तो वही रहने वाला है ना 1/4πε0, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ये Q1 Q2 भी तो एज इट इज रहेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, या होगा, नहीं होगा। अब बारी आई कि पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है, ये कोई वेक्टर नहीं है, समझ में आ रही है बात। तो ये एज इट इज रहेगा, r जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो वो r एज इट इज रहेगा, ठीक है। बट लेकिन ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है ना। तो मैंने बताया था आपको कि डायरेक्शन किससे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से बताते हैं। डायरेक्शन किससे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से बताते हैं। तो यहाँ पे हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, R21 कैप, ठीक है। तो ये F21 जो हमारा फोर्स लग रहा है, इस यूनिट वेक्टर के थ्रू समझ में आ रहा है हमें कि इसका जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर की ओर लग रही है, R21, ठीक है, इधर की ओर लग रही है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R², ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस R21 को लिख लिया, ठीक है, इस R21 को इस तरह से, चलो सारे R एक जैसे कर देते हैं, R है, ठीक है। तो R मैंने एक जैसे कर दिए सारे। R21 जो यूनिट वेक्टर है, अब उसको मैंने क्या कर दिया कि मैंने R वेक्टर डिवाइडेड बाय R का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिख दिया। अब आप सोच रहे हो किस तरह से लिख दिया ये मैंने, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ये R वेक्टर था हमारा, इसको हमने लिख दिया R मैग्नीट्यूड इनटू R कैप, इस तरह से लिख दिया। यहाँ से मैंने इस यूनिट वेक्टर को लिया, ठीक है, और इस मैग्नीट्यूड को इधर ले गया मैं, तो ये मेरा आ गया कि ये आ गया पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, समझ में आया। तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर और नीचे आ गया उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो है और कुछ नहीं, इसके इक्वल है। यूनिट वेक्टर को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। तो जैसे ही फॉर्म चेंज करी तो मेरा F21 क्या हो गया, मेरा F21 हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये दोनों ही क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो R³ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, फोर्स है, फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है, एक डायरेक्शन है उसकी। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव आ गया। तो समझ में आया कि किस तरह से प्रूव करा। नाउ ये हमारा डायरेक्शन बताना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 21, F21 है तो ये पोजीशन ये वेक्टर भी क्या बताएगा 21, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। अगर हम देखें इसी को हम 12 का अगर पूछना चाहे F12, तो हमें पता है F12 फोर्स कहाँ लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ R12, ठीक है ना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसमें पोजीशन वेक्टर कौन सा लगेगा कि जो 1 पे पोजीशन वेक्टर है अकॉर्डिंग टू द या विद रिस्पेक्ट टू 2, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा है इसके 1 पे, बट हम इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि ये दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं आपस में, बताया ना मैंने 1 कूलम पे कि 1 कूलम को डिफाइन करते हैं तो वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है ना। देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट Q2 के ऊपर जो लग रहा है वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, Q1 के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो लेफ्ट के ऊपर लग रहा है तो R12 कह दिया और राइट के ऊपर लग रहा है तो R21 कह दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, ठीक है, बट हम इसके साथ माइनस यूज करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे Q1 Q2 बाय R³, ठीक है, और R12, ठीक है। देखिए जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो तो आ ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। बट यहाँ मैंने 1 2 कर दिया तो यहाँ भी 1 2 हो गया ना 1 2, इसको नेगेटिव हटा दो अभी, ठीक है, समझ में आया। तो हम अब क्या देख रहे हैं
कि हमें पता है कि ये जो यूनिट वेक्टर हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है। R21 जो है वो माइनस है R12 के। इस चीज को एग्री कर रहे हो आप कि R21 पोजीशन वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ R12 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या करा, इसको R12 को R21 लिख दिया विद माइनस साइन। ठीक है, समझ में आया। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है ना, बराबर लाना है किसी तरह से। तो हमें पता है कि अब ये 1/4/ε0 Q1 Q2/R3 R21 क्या है, वो तो F21 है। तो हम बोल सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ कि दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 हैं, उन पे फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के ऊपर वो इक्वल है बट अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में क्या है, वो अपोजिट है। तो समझ में आया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको किस तरह से रिप्रेजेंट। देखो रिप्रेजेंट जो है हमारा वो ये है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जो हमने लेके आए वो लेके यहाँ पर है, बट हमने एक शो करना था कि F12 और F21 में भी कोई रिलेशन है, तो हम इसको यहाँ तक लेके आए। ठीक है, समझ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं, इसको रब करके साथ साथ नोट करते जाना, क्योंकि यहाँ मैं टाइम आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहते हैं, वो कहता है कि मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है जिसमें कि इनन्यूमरस चार्ज पार्टिकल है। लेट देयर बी n चार्ज पार्टिकल्स Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। ठीक है, इनन्यूमरेबल चार्ज पार्टिकल है, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है Q0। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल Q0 है। ठीक है, बट चार्ज पार्टिकल कितने हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, कितने हैं, करते करते Qn तक है। ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये इस Q0 पे चार्ज पे कितना चार्ज होगा, मतलब कितना फोर्स लगेगा इस पे। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसका यूज कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, अब वो सिंपली ये कहता है कि जो भी चार्ज, एक चार्ज ले लीजिए फिक्स आप Q0, इस चार्ज पार्टिकल पे जितना फोर्स लगेगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, ड्यू टू ऑल द चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn, कि जितना भी इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा तो इन सब की तरफ से। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लगेगा इस पे। ठीक है, वो क्या होगा, समेशन होगा 1 to n। ठीक है, Qi कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए समेशन करेंगे 1/4πε0, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, Q0 रहेगा Qi डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब देखिए पोजीशन वेक्टर यूज करना है। पोजीशन वेक्टर यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिस्टम में है, ये एक ओरिजिन ले लेते हैं, रेफरेंस के लिए ओरिजिन तो लेना पड़ेगा ना। Q1 का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं R1। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका पोजीशन वेक्टर R3। ठीक है, 3 है Q3 है तो R3 हो जाएगा, Q4 है तो Q1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। समझ में आ रहा है। और इसका Q0 का ले लेते हैं हम R0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि R0 माइनस Ri। ठीक है, समझ में आ रही है बात। हमने क्या करा, R0 इंटू Ri, क्योंकि हमें क्या देना है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर Q3 हम देख रहे हैं तो हमें Q3 और Q0 के बीच का डिस्टेंस चाहिए ना, है ना। तो इसका बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जब मैंने R0 में से R3 माइनस कर दिया, यहाँ पे R0 माइनस R3 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें मैं कोई भी डायरेक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, नाउ आगे करते हैं FQ0। अब देखो 1/4πε0 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नेक्स्ट में आगे ले लिया, और ये समेशन साइन पीछे चला गया, i = 1 to n। ठीक है, और Q0 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लिया, तो Qi
ठीक है। अब यहाँ पे आर नोट माइनस आर आई इसका स्क्वायर, इसका क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। आर नोट भी एक वेक्टर है और आर आई भी एक वेक्टर है, याद रखना, ठीक है। दोनों को माइनस करा, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो समझ में आया कैसे होगा। अब इसमें डायरेक्शन देनी है तो हम क्या देंगे, आर नोट, आर नोट जो है वो डायरेक्शन होगी। आर नोट होगी या कोई और होगी, देखिए आर नोट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। हमें अब मैग्नीट्यूड लाना है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या लाना है, आर नोट माइनस आर आई। हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन होगी, उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन कौन सी होगी हमें नहीं पता, ठीक है। हम क्या करेंगे, आर नोट माइनस आर आई, अब ये समेशन इसके अंदर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। नाउ अब इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्यूब में कर देते हैं इसको नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो एक पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इस यूनिट वेक्टर के लिए हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो दो मैग्नीट्यूड हो जाएंगे और ये क्यूब बन जाएगा। कैसे, इस तरह से कुछ एफ क्यू नोट। नाउ क्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट। याद रखना ये क्यू नोट जो है यहाँ से आया है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जो है हमारा कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग चार्जेस के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हमने जो डिस्टेंस लिया है यहाँ पर आर नोट माइनस आर आई लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊं तो मान लीजिए Q1 की वजह से चार्ज देख रहे हैं, कंसिडर करते हैं इसके अंदर का एक पार्ट, ठीक है। Q नोट पे जब Q1 की वजह से चार्ज लग रहा है तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर नोट माइनस आर वन, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो सिंपल सी बात है, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नोट माइनस आर वन, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह से लिखा मैंने। तो इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर R2, यहाँ भी R2 हो जाएगा, ठीक है। जब सेकंड चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स निकालना है क्यू नोट के ऊपर, थर्ड चार्ज पार्टिकल Q3 की वजह से क्यू नोट पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q3 क्यू नोट हो जाएगा, R नोट माइनस R3, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा, ऊपर R नोट माइनस R3। तो इन सबको प्लस कर देंगे इकट्ठे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, I इक्वल्स टू 1 to n QI R नोट माइनस RI, ठीक है। अब क्या कर दिया मैंने, इसको क्यूब कर दिया तो नीचे अब ये समझ लो कि मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो मैग्नीट्यूड से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये एक यूनिट वेक्टर है, बट अभी जो बन जाएगा वो आर नोट माइनस आर आई क्या होगा, एक वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया एक। अभी तक ये एक यूनिट वेक्टर था, लेकिन अब जो हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया। कैसे, मैंने इस मैग्नीट्यूड को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा सिमिलर, ठीक है, तो वो क्यूब हो गया, और जब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा तो यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, इसका एक पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये हमें दिखाता है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। समझता हूँ कि आपको सारा क्लियर हुआ होगा इसमें, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है आपको बाय चांस तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपका आंसर का रिप्लाई जरूर करूँगा उसका। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्म है कि क्यू नोट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ अब इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि एक नेक्स्ट टॉपिक करना है हमें। देखिए बहुत ही आसान है। कॉन्टिन्यूस चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हम मान के चलते हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल एक फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। एक ये ग्लास का फ्रेम है,
और हम ये मान के चल रहे हैं इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, और वो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। जब चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। कर दिया रिप्रेजेंट। ये तो हो गया हमारा एक एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। अब अगर मैं कहूं इसको भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो मान लीजिए ये एक रोप है, ठीक है, कोई धागा है, उस धागे के ऊपर चार्ज है, प्लस ले लो नेगेटिव ले लो आपकी मर्जी है, कोई धागा है उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, वो टोटली चार्ज है और यूनिफॉर्मली स्प्रेड है चार्ज, ठीक है। इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ क्या है L, ठीक है। और इसको भी हम कर लेते हैं कि इसकी लेंथ है L और इसकी ब्रेड्थ है B, ठीक है। ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया हमारा एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही आसान है, इजी है, समझोगे तो समझ आएगा, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए ये एक स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर आपको सर्कल दिख रहा है बट ये एक स्फीयर है, पूरा गोला है, उस गोले में चार्ज है, उसके अंदर भरा हुआ है पूरा, जो कैविटी है उसके अंदर चार्ज है, ठीक है। उसकी कैविटी खाली नहीं है, मतलब कैविटी तो होती खाली है बट ये एक स्फीयर है विदाउट एनी कैविटी, ठीक है, और इसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड है हमारा चार्ज। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। नाउ ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है। बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, ठीक है। अब क्या करेंगे हम हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, इन सब की लेंथ है, इसकी मेजरमेंट के लिए लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इसका रेडियाई जो है, रेडियस ले लेते हैं, वो r है, ठीक है। नाउ हम अगर इस स्फीयर की वॉल्यूम बताएं तो इस स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई r3, यही होती है ना स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम। और इस एरिया की अगर वॉल्यूम एरिया निकालें, ये मैंने बताया था फ्रेम है, इस फ्रेम का एरिया जो होगा क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये तो एक सिर्फ लेंथ ही है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि इस चार्ज को इस टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, यानी कि चार्ज बाय लेंथ, ठीक है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा 10 मीटर्स की लेंथ है, तो हमने कहा कि 1 मीटर पे कितना चार्ज हुआ, तो चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो उसको नाम दे दिया लैम्डा। ये क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फिर आ गया एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको सिग्मा नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया, सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो गया कि भाई चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो गया, सिग्मा, ठीक है। नाउ सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे कि हमने रो दे दिया, ठीक है। तो हमने जब रो दिया इसको, तो इसको क्या कर दिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज क्या कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया। अब इसको भी हम बॉक्स में डाल देते हैं, इसको भी बॉक्स में और इसको भी बॉक्स में। यहाँ पर चार्ज बाय वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और यहाँ पे चार्ज बाय लेंथ हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे सिग्मा हो गया मतलब चार्ज बाय एरिया, जो कि एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है, ठीक है। नाउ अब इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, लैम्डा को, सिग्मा को और रो को, इन तीनों को हम यूज़ करेंगे जब हम सोल्व करेंगे द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और या फिर हमें कुछ डिराइव करना हो तो हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इसको, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है, करते जाओ मेरे साथ। नाउ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा होता है वो
वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अगर हम निकालते हैं तो वो फील्ड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उसकी कुछ डेफिनेशन है, लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट में हो, वो किसी भी जगह पे हो, एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगा, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात क्या होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी तो होगा ना, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल्स टू, तो किसके इक्वल होगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बस आगे एक ये एंड व्हिच डायरेक्शन इज अलोंग, कोई मुश्किल नहीं है, अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने इसलिए लिखा बोर्ड पे ताकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है, भरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप महसूस कर सकते हैं इस फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब ये एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस जरूर होएगा क्योंकि इस पूरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो कह रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होएगा इस पॉइंट ए पे, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा इस पॉइंट पे, इस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो फोर्स के ऊपर होगा कि कितना फोर्स लग रहा है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो ए पॉइंट है जहाँ चार्ज है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोला, टेस्ट चार्ज इसलिए बोला इसको क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव बोला इसको। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स लग रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट तो इस तरह से करेंगे ना कि F बाय Q। समझ में आया बात, कि फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आए बात, ठीक है, किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, ये कहता है ये स्टेटमेंट। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ई जो है हमारा वो F बाय Q नोट, ठीक है। हमने यहाँ पर एज्यूम कर रखा है Q नोट जो हमारा वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट करा ई वेक्टर से इक्वल टू फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय Q नोट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अगर हमें पता है कि ये जो Q नोट है ये बहुत ही छोटा है, ठीक है, इट इज नियरली इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं ई, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0, ठीक है, F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नोट। समझ में आई बात, F वेक्टर बाय Q नोट। अगर ये Q नोट बहुत छोटा है तब, ठीक है, अदरवाइज नोट, ठीक है। इस पे लिमिट लगा दी, लिमिट Q टेंड्स टू 0। समझ में आया ये कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उस फोर्स के चलते उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होएगी वो ये होएगी, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके साथ मैं इसको मिटा के एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे चल रहा हूँ।
ठीक है। नाउ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं कि जो कि मूव कर रही हैं। ऐसा क्यों हमने कहा? क्योंकि हमें पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रहा है किसी डायरेक्शन के ऊपर लग रहा है। कोई भी पॉइंट चार्ज लें तो उसके ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि कुछ लाइंस हैं जो कि क्रॉस कर रही हैं इस फ्रेम से, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपस में हमेशा पैरेलल होंगी, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। और ये इनका जो ओरिजिन है, ठीक है, वो एक पोल से होएगा और दूसरे पोल में जाके एंड होएगा, ठीक है। एक पोल से यहाँ पे होएगा उसका स्टार्टिंग और दूसरे पोल पे जाके एंड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। नाउ इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी ये लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज द imaginary smooth curve along which a positive test charge tends to move, ठीक है। ये अगर आप लाइन समझ गए तो आपको समझ में आ गया जनरल कंसेप्ट क्या है, कि अगर हमने इस इमेजिनरी लाइंस जो है, जो कर्व्स हैं, ठीक है, इनको कर्व्स भी कह सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर बाय चांस रख दिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसी लाइन के अलोंग मूव करेगा। यानी कि पहले वो यहाँ होगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ मूव कर जाएगा, फिर यहाँ मूव कर जाएगा और फिर इस फ्रेम से बाहर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसको लगातार एक कॉन्टिन्यूस फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है जब भी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इमेजिनरी स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व जा रहे हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे से, और उसके अलोंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे तो, ठीक है। समझ में आई बात? नाउ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अगर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, मान लीजिए ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, वो क्या करेंगी, इस पॉजिटिव से तो रिपेल हो जाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव से रिपेल हो जाएंगी और नेगेटिव के टूवर्ड्स जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव से रिपेल हो रही है और नेगेटिव के टूवर्ड्स जा रही है, तो इस तरह से मूव होगा, ठीक है। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और इस फ्रेम के एंटर कर जाता है, तो फ्रेम के बाद एंटर होने के बाद इसे यहाँ से एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा इस चार्ज प्लेट के थ्रू, और ये चार्ज प्लेट नेगेटिव है तो उसे वो ऐसे अट्रैक्ट करेगी। तो ये चार्ज पार्टिकल पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो इधर की ओर है ना, इसकी वेलोसिटी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। लेट दिस पोजीशन वेक्टर बी आर, एंड ये हमारा मूव करेगा कुछ ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो इस लाइंस के अलोंग ही मूव कर रहा है, ठीक है, और वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और पॉजिटिव प्लेट से रिपेल हो रहा है। तो समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में होती हैं, ठीक है, और कैसे एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, कैसे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको करा रहा हूं, यहाँ पे 1 बाय 1 कराएंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी करते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपीयर्स टू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इन द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL लिख रहा हूँ, ठीक है, अपीयर्स टू बी
appears to start लिख देता हूँ, appears to start from positive charge and to terminate मतलब खत्म हो जाती हैं एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कि वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक पॉजिटिव चार्ज से एमर्ज हो रही है, ठीक है, निकलती हुई दिख रही है, और वो नेगेटिव चार्ज जब आता है तो वहां पे एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, सेकेंड एक प्रॉपर्टी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, जो कहती है द टेंजेंट ड्रॉज एंड, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, धीरे धीरे समझ भी लेंगे, लिख भी लेंगे, ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे बना सकते हैं, ऑफ द फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी फील्ड के पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, तो वो क्या देगा हमें, विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ पे होएगी, जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो क्या डायरेक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की शो करेगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और क्या बताएगा ये साथ साथ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, एक्टिंग, ठीक है, ऑन दैट पॉइंट, ठीक है, एक्टिंग होना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिख लेते हैं एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट है, हमने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस तरह से, तो वो क्या दिखा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन दिखा रहा है, साथ में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है वो, समझ में आया। यहाँ पे ये याद रखना कि जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना वो फील्ड लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, समझ में आ रही है बात। यानी कि ये फील्ड लाइन मान लीजिए इस तरह से है, ये ऐसे कर्व जा रहा है इसका, ठीक है, इसी फील्ड लाइन के ऊपर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करा तो पैरेलली ड्रॉ करेंगे, इस फील्ड लाइन के ऊपर इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, तो वो इस तरह से पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो वो पैरेलल जो टेंजेंट है वो हमें डायरेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है। ठीक है, तो समझ में आया सेकंड पॉइंट, आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन दिखा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एमर्ज हो रही है, अपीयर हो रही है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज पे। चलो नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। कहता है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट आपस में? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है, उन कर्व्स के ऊपर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन दिखा रही है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इनके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करा कुछ इस तरह से, इनके ऊपर कुछ टेंजेंट ड्रॉ करा कुछ इस तरह से, तो ये आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, और पैरेलल होंगी तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपस में पैरेलल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं
तो ये क्या कह रहा है कि एक टेंडेंसी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है लेंथ वाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, ये फिर कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हैव अ टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी होती है इनकी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज like a stretched elastic string, like a stretched elastic string, STRING string, ठीक है, and separates from each other laterally. भाई आपस में तो सेपरेट होने की कोशिश करती है लेकिन लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। नाउ आगे क्या बता रहे हैं, लेटरली बता दिया मैंने कि जो लेटरली जो है वो सेपरेट होती हैं, ठीक है। तो इसका रीजन आप समझोगे तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है समझ में आ जाएगी। कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, कि अगर उसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है तो वो क्या करेगी, अपने आप को समेट लेगी, ठीक है, कम से कम लेंथ में, और वो क्या करेगी, लेटरली जो है अपने आप को सेपरेट करना चाहती है। तो इस तरह की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि दो प्रॉपर्टीज और हैं इसकी जो कि हम अभी करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सकें और बेनिफिट ले सकें, ठीक है। नाउ हम करेंगे अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो बहुत ही आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे सारी, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे। तो हमारा क्या होता है फिफ्थ पॉइंट कि वो क्या कहते हैं कि क्लोज लूप नहीं बनाते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो मान लीजिए यहां से ओरिजिनेट होएगी और यहाँ पे टर्मिनेट होएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है हमारी फील्ड लाइंस, तो हम ये कहेंगे कि उसका एक क्लोज लूप नहीं बन रहा। देख रहे हो ना, कोई क्लोज लूप दिख रहा है यहाँ पे। क्लोज लूप कैसे होता है कि भाई यहाँ से अगर ओरिजिनेट हो रही है तो यहीं पे वापस रिटर्न हो रही है, ये होता है क्लोज लूप। लेकिन यहाँ से हमने ओरिजिनेट देखा लेकिन टर्मिनेट यहाँ पे नहीं हो रही, टर्मिनेट थोड़ी दूसरी पोजीशन पे हो रही है भैया, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है क्लोज लूप नहीं बना रही, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब हम करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है जो इक्वी डिस्टेंस होती है, इक्वी डिस्टेंट कि आपस में एक डिस्टेंस पे है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट, तो REPRESENT रिप्रेजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। while electric field lines at different while electric field lines, ठीक है, at different separations अगर मान लो अलग अलग जगह पे हैं सेपरेशंस, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर